28 से ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही हैं इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। इंडिया से आज़ादी हासिल करने के लिए जदोजहद कर रही है मुख्तलिफ तंजीमें। इनमें जो टॉप की तंजीमें हैं ना, जो सबसे बड़ी तंजीम है, उसमें से खालिस्तान की मूवमेंट भी एक है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से लेकर चल रही है। इसको क्रश करने के लिए इंडिया बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर चुका है। बहुत ज़्यादा कोशिश मिलिटरली भी वो कर चुके हैं, हर दौर में करते रहे हैं, लेकिन ये तंजीम कभी ख़त्म नहीं हो सकी। बल्कि नरेंद्र मोदी साहब के पावर में आने के बाद हुआ यह है कि इस तंजीम की जो नज़रियाती जड़ें हैं, जो इसकी जो आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं, वो मजीद गहरी हुई हैं बिकॉज ऑफ हिंदुत्व। क्योंकि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि इंडिया के अंदर मौजूद तमाम माइनॉरिटीज को, तमाम वहां पर जो दीगर कम्युनिटीज हैं हिंदू बरादरी के अलावा, उनके राइट्स को वो कंसीडर ही नहीं करते। वो तमाम के तमाम इंडिया को सैफरॉन कलर में पेंट करना चाहते हैं। इसके चलते फिर इंडिया में एहसास महरूमी मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज हैं उनके अंदर बढ़ा है। सिख बरादरी भी उनमें से एक है। ना खालिस्तान की मूवमेंट को क्रश करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, मुख्तलिफ इंडिया की सरकारों ने मुख्तलिफ दौर में काम किए हुए हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने खालिस्तान की मूवमेंट को क्रश करने के लिए जो हरकतें की हैं वो सबसे ज्यादा हैं। मतलब उन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की हुई हैं। इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए वो इतने ज्यादा डेस्परेट और उतावली नजर आते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को भी वायोलेट किया है, आलमी जो कवानीन है उसको भी वायोलेट किया है, और दीगर मुल्कों के अंदर जाकर भी दहशतगर्दी मचाई है खालिस्तान की मूवमेंट के हवाले से। पिछले कुछ सालों में आपको यकीनन इल्म होगा कि अमेरिका की प्रीवियस जो सरकार थी, बाइडेन साहब की सरकार, उनके दौर में आपके इल्म में होगा कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब, जो कि खालिस्तान की मूवमेंट के रूह रवा हैं, उनको अमेरिका के अंदर टारगेट करने के हवाले से एक केस बड़ा मशहूर हुआ था। और ऑफिशियली भी अमेरिकन ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इसके अंदर इंडियन सरकार के लोग मुलविस हैं। इसके साथ साथ कनाडा में हरदीप सिंह निज्जार, एक और बड़े खालिस्तान के नेता, उनको कत्ल किया गया था, और उसमें भी इंडिया के सरकारी जो लोग हैं उनका हाथ मुलविस है, ऐसा कहना था कनाडा का। अच्छा, अब बाइडेन के दौर में और ट्रूडो के दौर में इंडिया के ताल्लुकात चूंकि इन हरकतों की वजह से इंतहाई ख़राब हो गए दोनों मुल्कों के साथ, और जो इन दोनों मुल्कों को ट्रस्ट था इंडिया के ऊपर, वो बुरी तरह से मुतासर हुआ, शैटर हुआ। इंडिया के अंदर ये एक वहां पर गुमान था, वहां पर ये एक असेसमेंट थी कि अगर ये सरकार नहीं रहती और दूसरी सरकार आ जाती है बाइडेन के बाद, ट्रंप की सरकार, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। याद करिए, बाइडेन के दौर में भी इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे, बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इनके दौर के आखिरी दिनों में खास तौर पर अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो गए थे। तो माना यह जा रहा था वहां पे कि जब ये चले जाएंगे पावर से और ट्रंप आएंगे, अब की बार ट्रंप सरकार, तो सब सही हो जाएगा। लेकिन ट्रंप के पावर में आते साथ ही हुआ यह है कि बाकी मुद्दों को लेकर, इसके अलावा दीगर मुद्दों को लेकर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई खराब हैं। लेकिन अब यह मुद्दा भी कहीं से दोबारा खबरों में आ गया है। खालिस्तान वाला जो मुद्दा है दोबारा खबरों में आ गया। केस वहां पर एज यूजुअल चल रहा है दोनों मुल्कों में, कनाडा के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। लेकिन 2 रोज पहले 5 नवंबर को ब्लूमबर्ग ने कुछ नई और चौंका देने वाली डिटेल्स इन दोनों केसेस के हवाले से अपने एक लंबे चौड़े आर्टिकल के अंदर पब्लिश किए हैं। काफी बड़ा ये आर्टिकल है, मैं देख रहा था। इसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रिवील की हैं जो कि पहले रिवील नहीं की गई। ब्लूमबर्ग का शुमार दुनिया के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से होता है और ये वेस्टर्न न्यूज आउटलेट है। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने जो बातें लिखी हैं कि किस तरीके से इंडिया ने ये सारा का सारा जो वहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाई थी वो प्लान की। ज़ाहिर है इसको दहशतगर्दी ही कहा जाएगा ना। पन्नू या निजार जो थे वो कनाडा और अमेरिका के सिटीजन्स थे, तो ये किसी वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस नहीं थे, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी उनके ऊपर नहीं थी। लिहाजा इंडिया से जाकर तो उनको वहां पर कत्ल करना, ये सॉवरेनिटी को भी वायलेट कर रहा है दोनों मुल्कों की, और इसके अलावा उनके लीगल सिस्टम को भी इन्होंने एक तरह से बुलडोज करने की कोशिश की। दहशतगर्द इस तरह से करता है। तो एक तो ये चीज जाहिर कर रही है, दूसरा इंडियन खुफिया एजेंसियों की नालायकी और निकम्मेपन को भी ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है कि कितनी ज्यादा निखट्टू किस्म की इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। मुसाद बनने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन जोक बन गए, एक मजाक बन गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने कितना भौंडे तरीके से ये सारा ड्रामा किया। अमेरिकन भी हैरान है कि इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है। इतना बड़ा आप ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं दूसरे मुल्क की सॉइल पे जाके, और वो भी फ्रेंडली कंट्री, और इतना भौंडे अंदाज में कर रहे हैं, इतना यानी जगह जगह पर ट्रेसेस छोड़ते जा रहे हैं। एक बेवकूफ किस्म का बंदा इंडियन एजेंसी का उन्होंने हायर किया था, वो जगह जगह उसने जो है वहां पर रास्ते छोड़े हुए अपने, जिनको इस्तेमाल करते हुए इस केस की तह तक अमेरिकन और ये पहुंचे बड़ा आसानी के साथ, ज्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। ब्लूमबर्ग कहता है कि फिनिश हिम ब्रदर, ये टाइटल है इस आर्टिकल का, ये जरूर पढ़िएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर पूरा आपको जो है ना इस सारे के सारे वाकये की तफसील मिलेगी, A to Z सारा उन्होंने मेंशन किया कि किस तरीके से ये कार्रवाई सारी प्लान की गई और कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे। पहले तो उसमें ये बता रहे हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो, मतलब उसका जो शेड्यूल है काफी प्रेडिक्टेबल था। घर से ऑफिस जाता था, बीच में जिम में जाता था, कैफे पे रुकता था, चाय पीता था। ये उसका रूटीन है गुरपतवंत सिंह पन्नू का। वहां पर ऑफिस से घर के दरमियान ये इस तरह से करते हैं। लेकिन
फिर कुछ लोग उनको फॉलो करने लगे। अब ये कौन लोग हैं, इसके लिए वो बता रहे हैं कि एक बंदा था इंडियन जिसका नाम था निखिल गुप्ता। अब निखिल गुप्ता के ऊपर वो कहते हैं कि कोई केस था वहां पर इंडिया के अंदर। तो निखिल गुप्ता से एक बंदा मिलता है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का एक बंदा मिलता है निखिल गुप्ता से। वो इसको कहता है कि तुम्हारे जो कानूनी मसले चल रहे हैं ड्रग के केस में, ये चरसी वर्सी था ये जो निखिल गुप्ता है, चरस वगैरह और ये ड्रग सप्लाई करता था दुनिया भर में, मतलब बड़े पैमाने पे, तो इसके कॉन्टेक्ट काफी थे। तो इसको फिर चुना जाता है। एक बंदा आता है रॉ का, अनाड़ी किस्म का, विकास यादव, इनका नाम भी बताया गया इस आर्टिकल में, इसका थोबड़ा भी दिखाया गया कि ये कौन सा बंदा था। तो वो इसको कहता है कि तुम्हारे ये जो सारे मसले हैं वो हम हल कर देंगे, ड्रग्स रिलेटेड जो आपके केसेस हैं वो सारे हल हो जाएंगे ना। इस वाक्य से आपको ये भी पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर जो लीगल सिस्टम है वो कितना ज्यादा वीक है। किसी भी केस का कौन सा भी फैसला ये जो चाहे ना जिस तरीके से तो ये करवा सकता है। बाबरी मस्जिद का फैसला भी ऐसे ही दिलवाया गया था इंडिया के लीगल सिस्टम को मैनिपुलेट करते हुए। तो इनको कहा गया आपके जितने भी केसेस हैं जो भी है वो हम आपको रिजॉल्व करके देंगे, बदले में आपने हमारा एक काम करना है मुल्क से बाहर ना। इसको इसलिए सिलेक्ट किया गया था निखिल गुप्ता का, जैसे कि मैंने कहा ये 2 नंबर बंदा था, फ्रॉडिया था, बाहर के मुल्कों में ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता था, तो अंडरग्राउंड इसका नेटवर्क था बना हुआ, तो इसीलिए इसको सिलेक्ट किया गया। इसको कहा गया बंदे अरेंज करो, शूटर्स, क्योंकि हमने बाहर के मुल्क में किसी को टपकाना है, और ये फौरी तौर पर राजी हो गया। अच्छा, जिसके बाद वो कहते हैं कि ये जो गुप्ता था जिसको यादव ने एक तरह से सुपारी दी थी, उसने किसी बंदे को अमेरिका में बोला कि बंदा शूटर अरेंज करके दो हमें। और उसके कई दिनों के बाद वो कह रहे हैं कि वो एक बंदे से जो शूटर था उससे गुप्ता जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में जुड़ गया। कहते हैं बाय मई 2023 गुप्ता एंड हिज रॉ हैंडलर वर अलिजिडली सीकिंग टू साइलेंस हिम परमानेंटली। हिम यानी कि पन्नू, गुरपतन सिंह पन्नू, खालिस्तान मूवमेंट का जो लीडर था। लेट दैट मंथ फाइलिंग से गुप्ता आस्क्ड अ कॉन्टेक्ट इन द यूएस टू कनेक्ट हिम विद अ कॉन्ट्रैक्ट किलर who could take Panu out. Several days later, Gupta spoke on the phone with his contact, urging him to finish him, brother, finish him, don't take too much time. जल्दी से काम कर दो, इसको खत्म कर दो. Soon, Gupta was receiving photos of Panu going about his daily life. He sent his handler regular updates, subsequently cited in court documents that emphasized he understood the need for expediency, spoke with the NY group. Gupta texted, told them they have to discharge Panu as soon as possible. यानी कि गुप्ता जो था दोनों से राब्ते में था, शूटर के साथ भी, और वो जो हैंडलर था विकास यादव जो रॉ का हैंडलर था जिसने इसको सुपारी दी हुई थी, तो इन दोनों के साथ राब्ते में था। और ये तमाम जो कन्वर्सेशन है ये जो वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही थी उनके पास मौजूद है। उसके बाद कहते हैं फिर वो के बीच में जो निजार साहब है उनको भी कत्ल कर दिया गया, उनका भी फोटो भेजा गया उनको कि देखो ये बंदा भी गया है, मजीद भी हमारे पास बहुत सारे टारगेट्स हैं। गुप्ता उसको बोलता है शूटर को, तो ये काम जल्दी से करो तो बाकी भी तुम्हें देते हैं। और फिर बीच में वो कहते हैं नरेंद्र मोदी का वहां पर कोई विजिट होने वाला था, तो नरेंद्र मोदी साहब के विजिट से पहले उनको कहा गया शूटर को कि यार अभी फिलहाल नहीं करो, मोदी साहब आ रहे हैं वहां पर, मोदी साहब के होते हुए काम होगा तो कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं मिलेगा, ये विजिट हो जाए मोदी की उसके बाद आप इस तरह से ये काम करिए। तो बीच में थोड़ा सा पॉज आ जाता है, लेकिन उसके बाद वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की तरफ निशानदेही करते हैं कि मगरबी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ना वो रॉ के नालायक और निकट्टूपन पे, यानी वो भी हैरान है कि कोई एजेंसी इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, फॉर मोस्ट वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज टुडे इट वुड बी अनयूजुअल टू रिलाई ऑन समवन विद अ कंपेरेबल बैकग्राउंड, सच पीपल आर ऑफ्टन अनट्रस्टवर्दी, अनट्रेंड इन ऑपरेशनल सिक्योरिटी एंड लायबल टू अट्रैक्ट the attention of law enforcement. But in India, security officials tend to be more experienced working with the underworld. Many of the men who headed RAW started out as police officers, as did the country's most prominent intelligence officials, National Security Advisor Ajit Doval. यानी वो कहते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों की जो प्रोफेशनल एजेंसीज होती है ना वो इस तरह के काम करवाने के लिए ऐसे बंदों को हायर करती हैं जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो। लेकिन यहाँ पर इंडिया में उल्टी गंगा बहती है, वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनका पास्ट भरा पड़ा होता है, सबको पता होता है कि ये गुंडा है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां होती हैं। इसकी वजह फिर वो ये बताते हैं कि इनके क्योंकि पुलिस का बैकग्राउंड होता है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंडिया की है उनका, उनके ज्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं पुलिस से आते हैं, तो पुलिस वालों का काम तो अंडरवर्ल्ड से ही पड़ता है, तो इनके कॉन्टेक्ट फिर वहां से चूंकि एस्टैब्लिश्ड होता है, लिहाजा ये उनके जरिए काम करवाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि जो शूटर था उसने कहा कि भाई मुझे पैसे चाहिए होंगे, तो उसकी डीलिंग्स कैसे हो रही थी इसके लिए कहते हैं इन देयर 2023 कन्वर्सेशंस द फाइलिंग्स अलीज गुप्ता एक्सप्लेन्ड दैट ही नीडेड हेल्प अरेंजिंग फॉर पनु टू बी किल्ड। द कॉन्टैक्ट इंडिकेटेड दैट ही वाज ओपन टू द प्रपोजल एंड आस्क्ड फॉर मोर डिटेल्स। कॉन्टैक्ट से मुराद असल में वो विकास यादव जो रॉ वाला है, गुप्ता यादव को बोल रहा है कि पैसों का अरेंजमेंट कीजिए, इंक्लूडिंग वेदर गुप्ता वाज विलिंग टू पे his asking price 100,000. Gupta sent screenshots of the exchange to Amanat Fardi naam hai basically, who replied, okay, the whole money will be paid within 24 hours after the work is done. With the price agreed upon, the contract said he would speak to his associates about the next steps.
बट द कॉन्टैक्ट एंड हिज एसोसिएट्स वरंट हु गुप्ता थॉट दे वर। नाउ यहाँ से शुरू होती है असल कहानी, और कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ से। जिस बंदे को ये शूटर समझकर तो बोली लगा रहे थे ना, 1 लाख रुपए लूंगा, तो वो कह रहे थे चल ठीक है 1 लाख दे दूंगा, पता है कौन सा बंदा था? यानी वो कौन था? वो कोई शूटर वूटर नहीं था। यहाँ पे देखिए ना, बड़ा गेम कर गए ये अमेरिकन इनके साथ, इंडियंस के साथ। इन्होंने शायद इनके सिक्योरिटी सिस्टम को अंडर एस्टिमेट किया, अमेरिका के जो वहां पर निजाम बना हुआ है सिक्योरिटी का। लेकिन देखिए क्या लिखा है उन्होंने, नाउ दो हीड मेड अ मिस्टेक, द कॉन्टैक्ट हीड allegedly asked to help him carry out a murder in New York was a paid drug enforcement agency source। सरकारी बंदा था असल में, जो शूटर था उसको प्लांट किया गया था इसी तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए, प्लांट किया गया था उनको सरकारी सतह पर। तो ये डायरेक्ट सरकार से एक तरह से डील कर रहे थे। अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्हीं के बंदे को ये सुपारी दे रहे थे। When the source reported the plot, a new investigation began, initially landing with a joint drug enforcement agency and New York Police Department unit known as Redrum, in homage to The Shining that focus on violent drug crimes। तो ये उसके साथ जनाब जो इस तरह से बातचीत करते रहते हैं और इसको मोटिवेट करते रहते हैं कि जल्दी से पन्नू वाला काम खत्म करो तो दूसरा काम तुम्हें देते हैं। लेकिन उसके बाद कहानी में दूसरा ट्विस्ट आता है, एक बड़ा एविडेंस उनको हाथ लगता है अमेरिकन को। कहते हैं द नेक्स्ट स्टेप फॉर इन्वेस्टिगेटर्स वाज टू एस्टैब्लिश गुप्ता's सीरियसनेस। अमानत encouraged him to move quickly, filing से messaging him on June 9, Friday, let's activate the team and get it done this weekend। The same day, Gupta told the undercover officer यानी जिसको सुपारी दी गई थी, that someone would be in touch to deliver a parcel। Sure enough, just after 10 a.m. New York time, the hitman received a call from someone working with Gupta who said he had $15,000 to give you। They met later that day in the undercover officer's car, according to filings, not far from Penn Station in Manhattan, a stack of hundreds complemented with a single $1 bill in the style of South Asian wedding gift changed hands। अब ये देखें कितनी बड़ी हजीमत और जिल्लत की बात है। राह जो है सुपारी दे रहा है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे को ही कि ये ले लो और पैसे ले लो, और बंदे को टपकाओ पन्नू को, वहां पर पैसे भी सरकारी बंदे को दे रहे हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे को। ये असल में लेवल है इनका। इसीलिए इन्होंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया ना कि ये भी हैरान है कि कोई एजेंसी इतनी ज्यादा नालायक कैसे हो सकती है, निकट्टू किस्म की, कि इतने ज्यादा ट्रेसेस इन्होंने छोड़े हुए। अच्छा, उसके बाद फिर ये कहते हैं कि अमेरिकन जो है ना, इनको गिरफ्तार करने के लिए जब इनके पास इनफ सबूत आ गए, तो गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिकन ने क्या किया कि अपना जो बंदा था इनका, उसके जरिए एक मीटिंग का अरेंजमेंट करवाते हैं। मीटिंग का अरेंजमेंट कैसे करवाते हैं इसके लिए जरा देखिए। कहते हैं कि दी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी सोर्स टोल्ड गुप्ता that if they wanted to keep doing business, they need to speak in person। And on June 19, Gupta agreed to a meeting in Prague। He booked a ticket via Istanbul। Prague जो है वो चेक रिपब्लिक में है। He booked a ticket via Istanbul, departing 10 days later। In the interim, he continued pressuring the supposed hitman to take Panu out, keep eyes at his house, his office, and the cafe he used to visit, Gupta told the undercover officer, according to filings। तो ये वहां पर गए, चेक रिपब्लिक में इन्होंने मीटिंग अरेंज की, फिर चेक रिपब्लिक की पुलिस की मदद से वहां से इसको एयरपोर्ट से ही धर लिया गया गुप्ता को। अच्छा, उसके बाद गुप्ता से फोन वगैरह इन्होंने कब्जे में ले लिए और उससे भी इनको काफी कुछ मदद मिली है। मीनवाइल इसी रिपोर्ट के अंदर एक और भी उन्होंने चौंका देने वाला इंकिशाफ किया है, और वो इंकिशाफ इन्होंने ये किया है कि ये जो निजार को वहां पर कत्ल किया गया था कनाडा के अंदर, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना कि उसको किसने कत्ल किया, ये इंटेलिजेंस से उनको जो है बरतानिया ने दी, बरतानिया ने शेयर की। ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो है उन्होंने असल में कनाडा की हेल्प की थी इस केस को सॉल्व करने में। यानी उनकी तरफ से कुछ ऐसे प्रूफ इनको दिए गए जिसमें सरकारी लोग मुलविस थे इंडिया के। यानी उन्होंने ये जो इंटेलिजेंस से शेयर की ना, उससे यही नजर आ रहा है कि सरकारी लोग मुलविस थे, वो इन्होंने कनाडा के हवाले की थी। ये एक नई चीज है जो कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर सामने आई है। वो कहते हैं कि विद दोस कंडीशंस एग्रीड अपॉन, कंडीशंस यानी बरतानिया वालों ने कहा कि भाई ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए आपको नहीं भेज सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटरसेप्ट होती है, ये सिर्फ हम आपको बाय हैंड दे सकते हैं, ये कंडीशंस थी। कहते हैं विद दोस कंडीशंस एग्रीड अपॉन, अ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर कैरिड दी file into a government building in Ottawa। It was a summary and analysis of conversations intercepted by the UK's Signals Intelligence Agency, the government communications headquarters, between individuals whom British analysts believed or Nijar's assassins। But the implication was clear to the analysts, there was a strong chance he had murdered in an operation directed by the Indian state। तो ये नई चीज एक सामने आई है कि इंडिया की सरकारी सरपरस्ती में ये जो कार्रवाई हुई थी कनाडा के अंदर, ये सरकारी सरपरस्ती में हुई थी, इसके एविडेंस जो है। अच्छा, उसके बाद कोई टैप भी है कोई मेरे ख्याल से, वो भी इन्होंने जिक्र किया है कि वो भी वहां पर प्रोवाइड की गई है। तो ये दोबारा से कट्टा खुल गया। यानी इंडिया में समझा जा रहा था ना कि ये मामला शायद खालिस्तान का जो गूफअप हुआ था इनसे, गूफअप वो शायद दब गया है। नई एडमिनिस्ट्रेशन आते साथ ही अमेरिका के अंदर ये दब गया है, और वो जो बाइडेन के दौर में मामला हॉट था वो थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है। लेकिन ये कूल डाउन नहीं हो रहा,
इन दिनों जिस तरीके से टॉप के वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स के अंदर इस स्टोरी पर चर्चा की जा रही है, लंबे लंबे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, इसका क्लियरली मतलब यह है कि ये मामला अभी मौजूद है, एज इट इज अनसॉल्व्ड है, अनरिजॉल्व्ड है। और बाकी सारे मुद्दों की तरह इंडिया और वेस्ट के जो ताल्लुकात खराब हैं, उसमें से ये मुद्दा भी एक बहुत बड़ा हेडेक इंडिया के लिए फिलहाल बना हुआ है।